को संभालने के लिए, अपनी जीवन संगनी को अपने जीवन में लाने के लिए ये 60 दिन आपकी जिंदगी में बहुत क्रूशियल है। इतनी भी अच्छी तैयारी पिछले 6-7 महीने में की है, अगर आपने बचे हुए 60 दिन अपने ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किए तो आप समझ लीजिए हो सकता है आप 140 पे अटक जाए और कट ऑफ 145 चली जाए। सोचिए कितना बुरा लगेगा कि अगर कट ऑफ 145 चलेगी और आपके नंबर 144.5 है, कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो आज एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कसम है इसके बाद कोई और मत देखना। अगर आपको लगता है कि मैं कोई और देखूंगा तो अभी आप चले जाओ कोई और देख लो, क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। हम लगातार देखते रहें क्या करना है क्या करना है, करना कुछ नहीं है। जिंदगी सुधरेगी करने से, ना कि ये देखने से कि करना क्या है। करना क्या है ये आज डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद फिर करिए। इंस्टाग्राम पे भी हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। ये देख लिया ये करना चाहिए, ये देख लिया सुबह जग के ये करना चाहिए। जग कितने बजे रहे, मैं ये देखता हूं लोग रात के 3 बजे इंस्टाग्राम पे ये रील देख रहे हैं कि रात को जल्दी सोना चाहिए सुबह जल्दी जगना चाहिए। रात के 3 बजे देख रहे हैं ये रील, सोचिए। तो देखने से कुछ नहीं होता। महान बातें दीवारों पे भी बहुत लिखी है नताशा, दीवारें महान नहीं हो गई, अप्लाई करना पड़ता है। सास कब से रामायण पढ़ रही है फिर भी सास बहू का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। सिर्फ स्ट्रेटेजी जान लेने से कुछ नहीं होगा, सोच लेने से कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए से कुछ नहीं होगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा और वो भी कोई शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट रास्ता लेना पड़ेगा। कई लोग स्मार्ट रास्ते को शॉर्टकट समझते हैं, नहीं, स्मार्ट रास्ता तो बहुत जरूरी है। सफलता तक वही सही वक्त पे पहुंचेगा जो स्मार्ट रास्ता लेगा। तो आज की क्लास में हम यही सब चीजें जानेंगे और बहुत मजा आएगा। मैं सब कुछ लिख के लाया हूं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अगर वक्त लूंगा तो 2-4 सवाल कराऊंगा, ठीक है। पहले तो ये जान लो कि नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है 2017 से लेकर अब तक। इससे पहले अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो एक बार 17 जाती और एक बार 37 जाती, बाकी सालों में वैकेंसी इससे कम ही है, यानी थर्ड हाईएस्ट है पिछले 8-9 सालों में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर वैकेंसी बढ़ेंगी भी, आप सोचो इसमें से कुछ लोग छोड़ेंगे तो अगर वैकेंसी बढ़ी तो 20,000 तक अभी भी जा सकते हैं, यानी वैकेंसी किसी भी स्तर पे कम नहीं है, वैकेंसी ठीक ठाक। जहां तक कट ऑफ का सवाल है तो आपने कट ऑफ देखा कि कट ऑफ इस तरीके से गई है और पिछले साल 17,000 वैकेंसी होने के बाद भी 153 थी, लेकिन उसके कई सारे फैक्टर थे। रिजल्ट में बहुत गड़बड़ियां थी, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं था, डिफिकल्टी लेवल ठीक नहीं था, एग्जाम्स का बहुत सारी दिक्कत थी। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि वो सारी दिक्कतें इस साल वैसे तो एकदम नहीं रहेंगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं तो चलो 155 कट ऑफ चली जाएगी, 160 चली जाएगी। तो हमारी तैयारी होनी चाहिए कि मैं 160 कट ऑफ लेकर चलूंगा। अगर मैं जनते जो कि चेयरमैन ने खुद प्रॉमिस किया कि ठीक रहेगा, इस बार डिफिकल्टी लेवल सुधारने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं वो लगभग उतने होंगे जितने पिछले साल हुए। कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसा है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी आपको पता चल गया होगा, इस बार बदल गया है, इस बार परसेंटाइल सिस्टम आया। मैंने अभी तक कई सारे वीडियो देखे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को समझाने की, मुझे कोई भी वीडियो सटीक नहीं लगा, सॉरी टू से। तो मैं एक वीडियो इस पे बनाना चाहता हूं 5 से 7 मिनट का, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस बार वाला नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद है, क्या उसके फायदे हैं। और रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सारी चीजें आपने देख ली। ईडब्ल्यूएस आजकल भारी है ओबीसी पे, ओबीसी का हक मारा ईडब्ल्यूएस ने, और कई लोग तो गलत सर्टिफिकेट भी बनवा रहे हैं। तो शायद इन सब चीजों पे भी एसएससी इस बार नकेल कसेगा कि लोग गलत सर्टिफिकेट ना बनवाएं। अगर कोई पिछले 2 साल से ईडब्ल्यूएस नहीं है, 3 साल से नहीं है, तो अचानक से वो ईडब्ल्यूएस नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करें। ओवरव्यू एसएससी सीजीएल, अभी जो हमारी आज की क्लास का टारगेट है नताशा जी, वो केवल और केवल टियर 1 एग्जाम है। टियर 1 एग्जाम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 25 हर सब्जेक्ट के आएंगे। टोटल मार्क्स 200 है, 60 मिनट आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 पर क्वेश्चन अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो, यानी एक सवाल सोचिए आता हुआ। कई लोग आप क्या गलती करते हो, जिसके लिए मैं आज बात करूंगा कि 4 सवाल मुझे आते थे, आते हुए गलत हो गए, कैलकुलेशन की गलती से या दिमाग काम नहीं किया। तो इन सब पे मैं आज बात करूंगा कि दिमाग क्यों नहीं काम करता है। वो जो 4 सवाल गलत हो जाते हैं, जहां आपको 8 नंबर मिलने चाहिए थे, वहां आपका नुकसान कितने का हो गया, 2.5 1 सवाल, यानी 10 नंबर का नुकसान हो गया। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है कि जहां आपको फायदा होना चाहिए था वहां आपको नुकसान हो गया, यानी 10 नंबर आपके सीधे सीधे कम हो गए, और 10 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमें अपनी गलतियों पे तो फोकस करना है कि गलतियां नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50 में से 50 पॉसिबल है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50 में से 50 पॉसिबल है। मैथ्स को 2 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ना है। एक तो कांसेप्चुअल स्टडी विद इंपॉर्टेंट नोट्स, हम अब स्टडी तो करेंगे और इंपॉर्टेंट नोट्स भी साथ के साथ बनेंगे। लाइट जला दीजिए मैम, और खूब लाइट जला दीजिए, लाइट से मत बचा करिए, सारी लाइटें जला दीजिए, भाई को गोरा कर दीजिए एकदम, बस गोरा भी पीला भी सब कर दीजिए। बैठिए आप क्यों उठती हैं लाइट जलाने के लिए, हमें आदेश करिए, हम रिमोट है आपका। चलिए कंसेप्चुअल स्टडी विद इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस है। अब आप ये समझ के चलिए कि अगर एसएससी थोड़ा बहुत भी पेपर को मुश्किल बनाने की कोशिश करता है तो वो नए क्वेश्चंस को डालेगा, यानी पीवाईक्यू का मैं ये मान के चलता हूं कि 15 ऐसे सवाल आ जाएंगे, 15 से 18, जो हमने देखे हुए होंगे। देखे हुए होने का मतलब ये कि वो पहले आ चुके होंगे। हम ये कह सकते हैं कि जी 7 से 10 ऐसे सवाल होंगे जो एकदम नए होंगे। अब वो नए सवाल हम पेपर में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा चैलेंज है। सोचिए अगर 7 भी ऐसे सवाल आ गए जो नए हैं, जो मैंने नहीं देखे, कॉमर्स के स्टूडेंट हो एंड वरीड, नए हैं जो मैंने नहीं देखे, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपने क्लास के अंदर नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी।
अब नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे कराएं? आजकल तो कोई भी नहीं करा रहा है, हर टीचर बस पीवाईक्यूएस, ये एमटीएस 2023 में आए, एमटीएस 2021 में आए, 2022 में आए, दैट्स इट, खत्म हो गया सिलेबस। अगर हम नए सवालों की प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, अगर हम वही घिसे पिटे सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जब नए सवाल पूछे जाएंगे तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा। हम अपने दिमाग को खोल ही नहीं रहे। हमने क्या है, एक फिक्स्ड रास्ता बनाया हुआ है कि मेरे को बस इसी पे चलना है। जैसे ही कोई नया रास्ता आता है, उबड़ खाबड़ रास्ता आता है, मैं गाड़ी चलाना भूल जाता हूं। वो तभी संभव था जब आपने नए रास्तों पे भी गाड़ी पहले चलाना सीख रखी। फिर चाहे कोई दूसरा नया रास्ता आ जाए, तीसरा नया रास्ता आ जाए, हम चला लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर का वो डर निकल चुका है। बात की गहराई समझ रहे हैं? हमारे अंदर का वो डर निकल चुका है। तो नए सवाल, और वो नए सवाल कैसे होंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है नताशा, कि बच्चे नए सवाल करें कैसे, उनको प्रैक्टिस कौन कराएगा नए सवाल की, वो भी इस 2 महीने में। जिसके बच्चे के बस बेचारे के पास पैसे भी नहीं है कोर्स खरीदने के, वो तो कहीं कोर्स खरीद चुका है। उसके लिए हम लेके आए एसएससी सीजीएल 2025 परफेक्ट बैच। बेसिकली ये परफेक्ट प्रैक्टिस बैच है। इसमें हमारा टारगेट न्यू क्वेश्चंस है, बहुत हुआ इंपॉर्टेंट नोट्स और पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पीवाईक्यू में मैंने क्या कह दिया कि मैं कोशिश ये करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं और जो मुश्किल हैं और जिनकी कोई ट्रिक है कि ये ट्रिक से जल्दी खत्म हो सकते हैं, तो वो वाले पीवाईक्यू मैं भी बता दूंगा आपको। नॉर्मल वाले नहीं बताऊंगा, जो चुल्लू गुल्लू टिल्लू होते हैं, जिम कतीरा होते हैं, ये सब नहीं बताऊंगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड पीवाईक्यूएस होंगे, जिनमें कोई ट्रिक लग रही है, जिनमें कोई अल्ट्रा कैल्सी कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो बता दूंगा दोस्त, ठीक है। अब बात आती है 2018 से 2025 तक के पीवाईक्यूएस टॉपिक वाइज। तो ये टॉपिक वाइज आपको करने हैं, हर सवाल न्यू कॉन्सेप्ट का करना है, रिपीटेशन नहीं करने। आज मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, हमारी भी किताब आती है, बहुत सारी किताबें। देखिए, कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो सवाल कैसा भी आप कर लेंगे। तो मेरा परफेक्ट बैच में भी यही फोकस रहेगा कि कॉन्सेप्ट एक भी मिस ना हो, ताकि अगर कोई भी सवाल ऐसा आ जाए जो पहले कभी नहीं भी आया तो भी बच्चा कर पाए। तो पीवाईक्यूएस में भी अगर आप प्रैक्टिस खुद से कर रहे हो तो ये रिपीटेशन वाला चक्कर मत रखो कि एक ही तरीके के सवाल किए जा रहे हो। मुझे पता है अलजेब्रा में 36 टाइप है, तो मैं 36 सवाल करूंगा। ये नहीं कि 36 तरह के 36 सवाल कर रहा हूं। 1296 सवाल अलजेब्रा में कर दिए। 600-700 घंटे की गणित मैंने देखा है गुरुजी 600-700 घंटे की गणित पढ़ाते हैं। अगर सोचिए 600-700 घंटे की गणित कोई पढ़ा रहा है तो रिवीजन में भी 100 घंटे चाहिए कम से कम। भाई कैसी गणित पढ़ा रहे हो? एसएससी की गणित है, 200 घंटे से ऊपर कुछ नहीं है। वो कम से कम 25 घंटे में रिवाइज हो सकती है। 200 घंटे की 1/8 अगर आप पढ़ाओगे 800 घंटे की गणित, तो उसे तो रिवीजन में ही 100 घंटे लग जाएंगे। और अगर आप 800 घंटे की गणित ही पढ़ा रहे हो तो बच्चा बाकी के सब्जेक्ट कब पढ़ेगा? और वैसे भी किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए लास्ट 6 से 8 महीने की तैयारी मैटर करती है। अगर आप ज्यादा लंबी तैयारी करोगे तो आप पीछे का भूलते चले जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है कि एक तैयारी है, मैंने आज शुरू की है, 4 साल तक करूंगा, परफॉर्म कर दूंगा। ऐसे तो हर आदमी का आईएएस निकल जाता जो 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उनके लास्ट 8 महीने की तैयारी में दम नहीं है। तो तैयारी को उतना ही रखना है ताकि बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस हो पाए। अब गणित 200 नंबर की नहीं आती मेंस में, इंग्लिश 200 नंबर की नहीं आती, वेटेज कम हो गया है। हमें अपने तैयारी के तरीके को भी अपडेट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अगर हम पहले 600-700 घंटे गणित पढ़ भी रहे थे तो अब जरूरी है कि अब हम गणित को समेट के 200-250 घंटे पे लाएं, और उतनी पर्याप्त है। वही बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप इतनी गणित पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को गलत दिशा में धकेल रहे। ऐसा कोई वही आदमी काम कर सकता है जिसने कभी खुद एग्जाम का अनुभव नहीं लिया। वो नहीं समझता कि एग्जाम के अंदर ही टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। जब आप घर पे तैयारी करते हो, ये जो बचे हुए 60 घंटे हैं, इनमें जब आप तैयारी करोगे तो टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है। गणित को इतना वक्त नहीं दिया जा सकता, इतनी औकात भी नहीं है उसकी। आगे बढ़ते हैं। वीक में 5 सेक्शनल मॉक्स दे दो, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और वो भी अलग अलग टॉपिक के, डिफरेंट टॉपिक के। अगर आप ये डिफरेंट टॉपिक के 5 सेक्शनल मॉक देते हो, अबिनेमेस ऐप पे भी ये सेक्शनल मॉक अवेलेबल है। अबिनेमेस ऐप पे भी ये सेक्शनल मॉक अवेलेबल है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा कि 30-30 सवालों की पीडीएफ टेलीग्राम पे डालता रहूंगा सेक्शनल मॉक की। ये जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, ये जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। आप टाइम लगा के मत करिए। मैं आपको क्या करूंगा,
जैसे अभिनय मैथ्स टेलीग्राम पे मैं क्या करूंगा बताता हूं आपको। आप अभिनय मैथ्स टेलीग्राम डाउनलोड कर दीजिएगा, आपको ये काम कल से ही चालू हो जाएगा। ये काम कल से ही चालू हो जाएगा। आपको हम क्या करेंगे, एक सेक्शनल मॉक दे देंगे आपको। उस सेक्शनल मॉक में हम इंपॉर्टेंट PYQS आपको दे देंगे, इंपॉर्टेंट PYQS, और उनकी हिंट भी लिख देंगे, कहोगे तो सॉल्यूशन भी लिख देंगे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको इंपॉर्टेंट PYQS, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट लॉस में आप बहुत PYQS देख रहे हो, नहीं, प्रॉफिट लॉस के PYQS की हम आपको फाइल दे देंगे कि बस इतने PYQS प्रॉफिट लॉस में जरूरी है, ये कर लो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। सर आपका रिकॉर्डेड बैच लूम है, सर आपका न्यू बैच करियर विल में कब आएगा? न्यू बैच 23 तारीख को आएगा, 23 जून से आएगा, और रिकॉर्डेड बैच 1 जून से आ चुका है, वो आप देख सकते हो। अगर आप इसी साल तैयारी कर रहे हो, 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है, पूरा शुरू से पढ़ना है, तो अभी YouTube की बात कर रहे हैं तो YouTube की बात करते हैं। अच्छा, जो हमारे बात के 30 दिन होंगे उस पे हमारा फोकस होगा एक्यूरेसी और स्कोरिंग पे, कि भैया अब मेरा स्कोर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी जो पहले 30 दिन थे, जो फर्स्ट 30 डेज थे, उस पे हमारा फोकस क्या हुआ है? उस पे हमने फोकस किया है कि हमारे इंपॉर्टेंट PYQS हो जाएं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं, ऑल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। अब हमारा फोकस है भैया कि हम एक्यूरेसी पे जाएं और स्कोर को 100% करें। इसके लिए किस किस चीज की जरूरत है? इसके लिए क्या खाली सिलेबस खत्म करने की जरूरत है? नहीं, इसके लिए आपको जरूरत है अल्ट्रा कैल्सी बैच की सारी क्लासेस करने की। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि स्कोरिंग 100% अगर बनानी है तो इसमें आपकी मदद करेगा अल्ट्रा कैल्सी बैच। ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, चाहे 2x की स्पीड पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब खत्म भी कर रहे हैं, 2-4 क्लासेस रह गई हैं अल्ट्रा कैल्सी बैच में। कल भी अल्ट्रा कैल्सी बैच की क्लास है रात को 9:30 बजे। ठीक है। एडवांस मैथ्स में ट्रिकी क्वेश्चन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। एडवांस मैथ्स में जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मैं यहां बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों की, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों की, फॉर्मूले एंड आइडेंटिटी पे खूब सवाल आ रहे हैं, फॉर्मूले एंड आइडेंटिटी। और दूसरा बात कर रहा हूं मैं ज्योमेट्री की, जितनी भी थ्योरम्स हैं, जितने भी फॉर्मूले, ऑल थ्योरम्स एंड फॉर्मूला, ऑल थ्योरम्स एंड फॉर्मूला। मैं इतना जबरदस्त रिवीजन कराऊंगा ना आपको, इतनी छोटी वीडियो में सब कुछ ऐसे एनिमेटेड फॉर्म में लिखा आएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए आप, और कुछ मत करिए। फॉर्मूलेज को जब याद करो तो उसे अप्लाइड क्वेश्चन से जोड़ लो। ऐसा जरूर करना कि अगर मान लेते हैं आपको sin a+b का फॉर्मूला है तो उस पर एक सवाल कर लेना। तो इससे क्या होता है ना, फॉर्मूला लंबे समय के लिए याद रहता है। आपको लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, पता है, इस पे सवाल आता है, एक सवाल कर लो साथ में, तो वो फॉर्मूला फिर लंबे समय तक याद रह जाता है। नताशा आप समझ रही है बात को, बात की गहराई को समझ रही है। आज मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बड़ी अच्छी बोली थी, मैंने कहा था पाना आसान है, खोना भी आसान है, मुश्किल तो संभाल के रखना है। समझ रही हो नताशा तुम? लड़की कमाल है भाई। ये देखो, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू पुटिंग है उस पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को वैल्यू पुटिंग से खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में थोड़ा विजुअलाइजेशन समझना है, डायग्राम बहुत जरूरी है। तो डायग्राम जल्दी से बनाना आना चाहिए, जल्दी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस को भी जोड़ रहे हैं, मेंसुरेशन के साथ हाइट एंड डिस्टेंस में भी डायग्राम का रोल है। तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो अभी से ऐसी करेंगे ताकि तुरंत डायग्राम बनाए, जैसे सवाल देखें तुरंत डायग्राम बनाए, ये नहीं कि फंसे हुए। मॉक के एनालिसिस के लिए हमने क्या लिखा है कि हर मॉक के बाद सिर्फ मैथ्स सेक्शन को खोलकर देखना है, समय कहां गया है, कितना गया है मैथ्स के अंदर, कहां गलती हुई है और कैसे बच सकते थे इससे। हर मॉक के बाद मैथ्स का एनालिसिस 100% जरूरी है। आप भले ही किसी और का एनालिसिस करें या ना करें, लेकिन मैथ्स का एनालिसिस 100% जरूरी है कि समय कहां गया, कितना गया, गलती कहां हुई और कैसे इस गलती से बचा जा सकता था। ये 4 चीजों के आंसर आपको करने हैं अपने आप से। ठीक है। कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, 1 से 25 तक की टेबल, बल्कि मैं तो कहूंगा 1 से 30 तक की टेबल याद कर लो।
1 से 30 तक के टेबल, स्क्वायर 1 से 40 तक के, इनफैक्ट 1 से 50 तक के याद हो, क्यूब 1 से 20 तक के काफी है, परसेंटेज डायरेक्ट आना चाहिए आपको, फ्रैक्शन में बदलना, पाइथागोरस ट्रिपलेट जितने हैं वो भी याद होने चाहिए, और एक जो मैं फ्रेपलेट बताता हूं वो भी आपको याद होना चाहिए, बताया भी था इस बार के अल्ट्रा कैल्सी बैच में। बाकी कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग को अगर सही करना है भैया तो उसका एक ही तरीका है गुरु, कैलकुलेशन की अंडरस्टैंड समझने के लिए अल्ट्रा कैल्सी बैच रामबाण है, वो करना सबको जरूरी है अगर आप इस बार सीजीएल में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। बात आती है रीजनिंग की, रीजनिंग में 50 में 50 का टारगेट रखना है, 1-2 नंबर कटने की संभावना है, बट मैथ्स में जैसे मैंने कहा कि 100% पॉसिबल है, वैसे यहां पे टारगेट रखना है, क्योंकि आजकल रीजनिंग थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी आ जा रही है। बट रीजनिंग में ये मान लीजिए एसएससी में 80% रीजनिंग क्वेश्चन रिपीटेड या सेम पैटर्न बेस्ड होते हैं। पीवाईक्यूएस में अगर आपकी मास्टरी है और डेली सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, वो भी ये टारगेट करते हुए कि 25 क्वेश्चन 12 मिनट में करने हैं, केवल उन्हीं सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना है जिनमें टाइम लग रहा है या कंफ्यूजन होता है, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है जिनमें कोई ट्रिक्स होती है या जो मुश्किल होते हैं, सिलोजिज्म के सवाल हो गए। लेकिन इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न समझना है। इसमें मैं ये कहूंगा कि इतनी सी बात बता रहा था कि रीजनिंग में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में 2022, 24, 23 केवल 3 साल के आपको लेने सारे हैं। आप एमटीएस उठा लीजिए रीजनिंग, आप सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी फिजिक्स, सबके इन्हीं के अगर आप रीजनिंग के सवाल, तो लेटेस्ट पैटर्न आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप के सवाल अब आना बंद हो गए रीजनिंग में, तो उनको करके समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, बात इंग्लिश पे बढ़ते हैं। रीजनिंग में इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल सेक्शनल मॉक लगाने बस। इस एरर स्पॉटिंग, टेंस, प्रपोजिशन, इनका कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना पड़ेगा। सारे रूल रेगुलेशन जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो आप देख लो, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज करो, अगर आपने अभी तक नोट्स बना रखे हैं। एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड ड्रिल ओनली, कोई एक्स्ट्रा रूल मत घुसाओ, मतलब जो सवाल जिस तरीके के पेपर में पूछे गए हैं इंग्लिश में, मेरे को ज्यादा इंग्लिश का पता भी नहीं है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा आपको एक बात कि अगर आप पूरे दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, इतना पढ़ना पड़ेगा ही 10 से 12 घंटे, आप किसी और चीज को वक्त दे ही नहीं सकते। 10 से 12 घंटे आपने स्टडी को देने पड़ेंगे, जिसमें आपने 4 घंटे गणित को दिए, 4 घंटे मैथ्स को दिए, 3 घंटे आपने जीएस इंग्लिश को दे दिए। कितने हो गए? 3 और 3 6, 10, 2 घंटे रीजनिंग को बहुत है। इसमें अब आपको सब करना है, सेक्शनल मॉक से लेकर के मॉक सब कुछ। जिस दिन आप कंप्लीट मॉक लगाएंगे उस दिन गणित का टाइम कम कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट देना ही है। इससे क्या होगा ना, जैसे मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम वाले होते हैं, इससे इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा होगा, खुद से चीजें याद करने का मन करेगा। ये चीज इंटरेस्ट को बढ़ाएगी सेक्शनल मॉक। वोकैबुलरी 10 से 12 सवाल आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग, एसएससी की रिपीटेड लिस्ट तैयार कर लो। लेकिन आप रिपीटेड के अलावा भी इसमें मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप 2010 से अगर ये वर्ड्स आप पढ़ रहे हो तो 2010 से लेकर के और 2025 तक के पीवाईक्यूएस का इतना लंबा दौर आपको सीखना है। ये वो नहीं है कि आप लास्ट 3 साल के पढ़ लें, नहीं, 2010 से लेकर के 25 तक के 15 साल में जो वर्ड पूछे गए वो सब तो एकदम रटी लो। अगर पीवाईक्यूएस कर रहे हो, रोज आपको लगता है कि पैसेज में दिक्कत है तो एक पैसेज या फिर एक पैराजंबल कर लो। मॉक टेस्ट में इंग्लिश का अटेम्प्ट हमेशा फ्रेश माइंड से करो, देखो कितनी स्पीड आती है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको तो दिमाग थका रहेगा, वो तब भी इंग्लिश में अच्छा कर लेंगे। लास्ट बच गया जनरल स्टडी, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर। डेली एक टॉपिक उठा लो, जैसे एंशिएंट इंडिया उठा लिया, इसकी थ्योरी रिवाइज कर ली। जितनी थ्योरी रिवाइज की उस पर आधारित पीवाईक्यूएस और एमसीक्यू दोनों, जो भी किताब आपके पास है उसमें पीवाईक्यूएस और एमसीक्यू दोनों करने हैं प्रैक्टिस। ऐसे सब्जेक्ट जिनसे हर बार प्रश्न 100% आना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी आपको लगता है, बायोलॉजी हो। एक फिजिक्स रह गया कि फिजिक्स आप ऐसा कर सकते हो कि यार आज 3 घंटे में मैं पूरी फिजिक्स कंप्लीट करके जीएस में एक सवाल पक्का करूंगा, एक सवाल आना ही है। एक दिन आपने सोचा कि मैं 3 घंटे में केमिस्ट्री पूरी खत्म करूंगा, क्योंकि ये 3-3 घंटे से ज्यादा के टॉपिक नहीं है, और आप इनके पीवाईक्यूएस भी इन 3 घंटे में खत्म कर सकते हैं पढ़ के। तो ऐसे टारगेट बनाना है कि एक दिन फिजिक्स उठा ली, एक दिन केमिस्ट्री उठा ली। बायोलॉजी में समय ज्यादा लग सकता है, 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं। स्टैटिक जीके को मैप, टाइमलाइन, डायग्राम के साथ पढ़ लो। करंट अफेयर लास्ट 1 साल का प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एसएससी में करंट अफेयर कोई नहीं बता सकता कितना पुराना और किस एरिया से आएगा। ये समझ लो सूर्य के प्रकाश में जो भी हुआ है वो सब एसएससी का करंट है। समझ रहे हो बात को? तो अगर पर्याप्त समय बचे तभी इसे प्रिपेयर करने जाओ। बाकी लास्ट में आपको लगता है कि जब 10 दिन या 15 दिन बचेंगे तो बहुत सारे मैराथन आएंगे,
8-8 घंटे के कि पूरे 1 साल का करंट रिवाइज कराते हैं, वो देख लेना। अभी से करंट की चिंता मत करो, लास्ट के 10 दिन देख लेना। मॉक टेस्ट पे आ जाते हैं। शुरुआती 30 दिनों में पूरा सिलेबस कवर और सेक्शनल मॉक के बारे में हमने बताया है, और वीक में आप कंप्लीट 1-2 मॉक लगा सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी एनालिसिस करना है, प्रश्न को कैटेगराइज करना कि कितने प्रश्न गलत किए, किस प्रश्न में तुक्का लगाया था, आपके तुक्के कितने चल रहे हैं, नहीं चल रहे, किस प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आया। ये सब चीजें आपको देखनी है कि जो दिक्कतें यहां आ रही हैं वही सेम दिक्कत पेपर में आएंगी। तो ये जो मॉक टेस्ट है, इससे सीखना है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज टाइम, कौन सा मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा। देखिए, ये एक जर्नल स्टडी है, सबकी अपनी अपनी अलग कैपेसिटी होती है, अलग कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है। मैं ये नहीं कह सकता सबको पहले गणित करना चाहिए, सबको पहले रीजनिंग करना चाहिए। ये आपको मॉक बता देगा कि आपको क्या पहले करना चाहिए, क्या नहीं, किसको कितना समय देना चाहिए, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से 10th और 12th पास करी है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, जो टॉपिक वीक लगे उसका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करो, पीवाईक्यूएस से प्रैक्टिस कर लो। बाकी रिवीजन साइकिल 3 टाइम्स रूल है कि हर कॉन्सेप्ट नोट्स को 3 बार दोहराओगे तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म बन जाएगा। एक मिस्टेक डायरी बना लो, जहां जहां आपसे गलतियां होती हैं वो लिख लो, गलतियां क्यों होती हैं ये भी लिख लो, ताकि पेपर के टाइम रिवाइज कर लो इस बात को। और फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत जरूरी है, तो आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं गर्मी में धूप से आया और ठंडा पानी पी लिया, बीमार पड़ गया, 1 हफ्ता खराब चला गया, क्योंकि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। आप एक एक सेकंड को जाया नहीं कर सकते, तो सोचिए 4 दिन बीमार पड़ के आपका कितना नुकसान हो सकता है। तो आपको हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं दोस्त के साथ बाहर गए, 5 रुपए की प्लेट की चाउमीन खा ली, फिर बीमार पड़ गए। बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, जितनी गर्मी हो रही है आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, आपको पता है जो हल्दीराम जैसे रेस्टोरेंट में आप दाल मखनी खाते हो वो 6-6 महीने पुरानी है, फ्रोजन किया गया उसे -40 डिग्री टेम्परेचर पे। आप सोच सकते हो। आपको पता है जो बर्गर आप खाते हो मैकडी में, उसकी टिक्की 8 महीने पुरानी है। आप सोच सकते हो, 8-8, 9-9 महीने पुरानी है, फ्रोजन किया जाता -40 डिग्री पे। वो ना खराब है ना अच्छी है। ऐसी चीजें क्यों खानी है? अगर कुछ मन कर रहा है तो खुद से थोड़ा बनाना सीखिए, आगे भी बनाना पड़ेगा। आजकल ऐसा नहीं कि पत्नी आप जो बोलोगे वो बना के तुरंत दे देगी, आपको अपने आप ही बनाना है। तो अभी से आदत डाल लीजिए। 6 से 7 घंटे मैं तो कहूंगा आज के दौर में, और बल्कि 8 से 9 घंटे की नींद लीजिए। नींद सबसे ज्यादा जरूरी है, बट इसको 2 टुकड़े में बांट दीजिए, 6 से 7 रात में और 1 से 2 घंटा दिन में ले लीजिए। ये सबसे बेस्ट है। 15 मिनट या तो वॉक करिए और कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन करिए। दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, योगा मेडिटेशन उस एनर्जी को जगाते हैं। तो आपके अंदर एनर्जी तो है, बट उसको जगाना जरूरी है। उसको जगाएगा कौन? मेडिटेशन और योगा। बहुत जरूरी है अपने अंदर की एनर्जी को जगाना, तभी आप मेरी तरह रात तक एनर्जेटिक रह सकते हो। अगर आप मेडिटेशन और योगा करते हो, मोबाइल से एकदम दूरी बना लो अगर फोकस में वृद्धि करनी है तो। और मोबाइल पे ही लगे रहोगे तो जिंदगी मोबाइल पे ही खत्म हो जाएगी भाई। तो जितनी बातें अभी आपको बताई हैं, इन सब बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। 3 स्लॉट्स में दिन को डिवाइड कर लो कि एक कॉन्सेप्ट को कितना टाइम देना है, प्रैक्टिस को कितना देना है, मॉक टेस्ट को कितना देना है। हर रविवार को पूरा हफ्ता एनालिसिस करो, पूरे हफ्ते का क्या छूटा, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, माइंडसेट कहां गड़बड़ा रहा है, क्या चीजें भूल जा रहा हूं, क्या चीजें और याद करने की जरूरत है। वीकली ऑडिट बहुत जरूरी है। हर बिजनेस में ऑडिट जरूरी है, जिंदगी में भी ऑडिट जरूरी है। 60 दिन की मेहनत से अगर आपकी जिंदगी बदल सकती है, इस बात को हर सुबह बोलो। सब कुछ मत पढ़ो, लेकिन हाँ जो जरूरी है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे और कल आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मैं भी आपके समय को और बर्बाद नहीं